अच्छा जी, इसकी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट है हेरिडिटरी मटेरियल इन द न्यूक्लियस। पहला पॉइंट क्या था? हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है, इन द न्यूक्लियस। पहला पॉइंट हेरिडिटरी मटेरियल इन द न्यूक्लियस। जी, न्यूक्लियस तो डिस्कवर नहीं हुआ था, तभी तो वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया, मानने से इनकार कर दिया। देखिए ये कहता है अपने पहले पॉइंट में वॉल्टर स्यूटन नहीं कहता, असल में ये जॉर्ज मैंडल कहता है। ये वर्क जॉर्ज मैंडल का था। कहता है कि रिप्रोडक्शन के अंदर दो सेल्स होंगे, टू सेल्स होंगे। एक स्पर्म होगा और दूसरा क्या होगा? ओवा या फिर ओवम होगा। ये दोनों मिलके क्या करेंगे? टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन। आप सब जानते हैं दोनों फर्टिलाइजेशन में अपने रोल को प्ले करेंगे। बोथ गैमेट्स हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन। दोनों गैमेट्स की क्या होगी? बोथ गैमेट्स हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन। दोनों की इक्वल कंट्रीब्यूशन होगी ना। जब तक एलील नहीं बनेंगे तो फंक्शन कैसे आएंगे? आप जानते हैं दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, तो होमोलोगस बनना पड़ेगा। अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो मैं बता चुका हूं पीछे, ठीक है। मेल गैमेट्स कंटेन लिटिल साइटोप्लाज्म। जो मेल का गैमेट है, आप जानते हैं कि मेल गैमेट्स का कंटेन लिटिल मतलब स्मॉल साइटोप्लाज्म होगा, उसका लिटिल साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। सो इट इंडिकेट द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब देखें ये मेल गैमेट्स था और जबकि ये फीमेल गैमेट्स था, ठीक है। ये इसका साइटोप्लाज्म है, पहले भी बता चुका हूँ। ये इसका न्यूक्लियस है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओवम। इसका साइज इसलिए भी छोटा होता है कि इसको मूव करके फीमेल के पास आना होता है। और अगर साइज बड़ा होगा तो फ्लैजेला के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने बड़े यानी कि स्पर्म को मूव करा के जो है वो आगे तक ले करके जाए। ये इसका पहला पॉइंट था, ठीक है, थ्योरी का। दूसरा पॉइंट जो इसने दिया, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। सेग्रीगेशन किसको कहते हैं? मैंने पहले भी बताया है आपको, सेपरेशन को कहते हैं, कि सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोम्स शो द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स शो द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन। कब? ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान। अभी मैंने आपको बताया दिस सेग्रीगेशन इज सिमिलर। देखें क्या कह रहा है मनहूस, दिस सेग्रीगेशन similar to the Mendel's law of segregation। ये नहीं कह रहा है कि ये मैंडल ही की सेग्रीगेशन है, बल्कि क्या कह रहा है कि मैंने बताया कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं। जैसे अभी मैंने 46 से 23 के गैमेट्स बनाए, मेल और फीमेल। कहता है कि मेरी ये जो सेग्रीगेशन है ये सिमिलर है, मिलती जुलती है किससे? मैंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। जबकि मैंडल ही का वर्क है, क्रेडिट अपने ऊपर लेके जाना चाहता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसकी थ्योरी का क्या था? हैप्लॉइड एंड डैप्लॉइड। देखें थर्ड पॉइंट, हैप्लॉइड एंड डैप्लॉइड। देखें क्या कहता है? कहता है कि रिप्रोडक्शन में, इन रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर हैप्लॉइड। रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं।
and they contain वन कॉपी, मतलब एक क्रोमोसोम कंटेन करते हैं ना, 23 पेयर से 23 रह जाते हैं, ठीक है, वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। और जबकि इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल टू कॉपी of chromosome are present. It is according to Mendel experiment. कितना कमीना है, क्या कहता है? It is according to Mendel experiment. ये बात तो मैंडल बता के गया था ना कि भाई डैप्लॉइड से हैप्लॉइड में जाएंगे गैमेट के दौरान, और फिर दोबारा क्या हो जाते हैं, असार्टमेंट करते हैं तो डैप्लॉइड बन जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ये अपने ऊपर क्रेडिट लेके जा रहा है। थर्ड पॉइंट इसकी थ्योरी का लास्ट पॉइंट, फोर पॉइंट लास्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगी? देखिए क्रोमोसोम्स जो है अरेंज होते हैं, आप देखिएगा इधर पर मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। क्रोमोसोम इस तरीके से आके क्या हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये तो होगा प्रोफेज में। प्रो मीन्स फर्स्ट, फेज मीन्स स्टेज। फिर मेटाफेज में क्या होता है जा करके, मेटाफेज, मेटा मीन्स मिड, मिड वाली एक स्टेज, मिड, और फेज कहते हैं स्टेज को, कि मिड स्टेज में आ जाएं। जब ये कैसे मिड स्टेज में आ जाए, आप देखिएगा यहां पर। देखिए मेटाफेज क्रोमोसोम जो है वो शॉर्ट भी होता है और थिक भी होता है। मेटाफेज क्रोमोसोम जो है वो शॉर्ट भी होता है और थिक भी हो जाता है। फिर उसमें क्रोमोमेर नजर नहीं आएंगे। देखें ये सारे के सारे एक मिड स्टेज में आ गए, स्पेंडल फाइबर्स की मिड स्टेज में। देखें बिल्कुल स्पेंडल फाइबर के सेंट्रल ब्रॉड रीजन के अंदर अरेंज हो गए और लुक लाइक अ प्लेट, एक प्लेट टाइप बना ली इन्होंने, एक प्लेट टाइप बना ली। और ये किस स्टेज में हुआ, मेटाफेज स्टेज में हुआ। इसलिए इसको किसका नाम देते हैं, मेटाफेज प्लेट का नाम भी दे सकते हैं कि ये क्या है, मेटाफेज प्लेट है, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट है ना इनकी क्रोमोसोम्स की, इज नॉट कंसर्न विद अदर क्रोमोसोम्स के। इनकी ये जो अरेंजमेंट है ये इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट है, ये खुद से इधर सेंट्रल ब्रॉड रीजन में आए, क्योंकि इन्हें खुद से क्या होना है, अभी सैग्रीगेट होना है, ठीक है। और खुद से ये सेंट्रल ब्रॉड रीजन के अंदर पहुंच गए, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास ये जो आपके पास अरेंजमेंट है इज नॉट कंसर्न विद अदर क्रोमोसोम, ये किसी दूसरे क्रोमोसोम की वजह से नहीं, बल्कि ये नेचुरली तौर के ऊपर खुद ब खुद क्या होता है, सेंट्रल ब्रॉड रीजन के अंदर आकर के क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। दैट्स क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? बताइएगा। चलें जी आगे चलते हैं। ऑब्जेक्शन क्या लगा? ऑब्जेक्शन लगा क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर कि द नंबर ऑफ फैक्टर, आपकी बुक में फैक्टर का जिक्र है इसलिए मैं फैक्टर लिखता हूं, जीन्स को कहते हैं फैक्टर। नंबर ऑफ जीन्स इज मोर देन द नंबर ऑफ chromosomes.
सो दिस इज आपके पास कंसिडर एज अ फैटल ऑब्जेक्शन। दिस इज फैटल कहते हैं बड़ी को, पकड़ लिया इसको ना, डेढ़ होशियारी कर रहा था ये। दिस इज कंसिडर एज अ फैटल ऑब्जेक्शन अबाउट स्यूटन थ्योरी। ये लगाई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन और थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिजेक्टेड कर दिया गया। दैट्स क्लियर। ठीक है जी, आगे चलें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एविडेंसेस डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, अच्छा इसको मैं ज्यादा अब डिटेल में बात नहीं करूंगा। डीएनए एविडेंसेस के ऊपर मैंने सेकंड चैप्टर में भी, आपको याद है, बड़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। एविडेंसेस याद है ना आपको? ठीक है, तो अब मैं इस पे ज्यादा नहीं बात करूंगा। रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप वहां से देख लीजिएगा। डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। देखें, हमारे पास मैं कहता हूं कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। मैंने लास्ट टाइम भी आपको इसके बारे में बताया था कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 के अंदर, वैसे एक्चुअल है 1927, लेकिन आपकी बुक में 1928 है, तो खैर उसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये पढ़ लिया था तो इसको फिर स्किप कर दूं, यहाँ से निकाल दूं इस टॉपिक को? मैं पढ़ा तो चुका हूँ वैसे इस टॉपिक को, बताएं जल्दी से। यस सर। ठीक है ना, इसको निकाल देता हूँ। रिकॉर्डिंग तो मौजूद है, आप वहां पढ़ लेना ये सारा। एविडेंसेस तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है जी, इसको रिमूव करते हैं, इस टॉपिक को रहने देते हैं, आगे चलते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के अब क्रोमोसोम्स की कहानी तो खत्म हो गई, अब डीएनए स्टार्ट हो गया आपके पास। अब हम बात करेंगे किसके, डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, कि बेसिकली केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए क्या है। देखिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि इज अ डीएनए है। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस, फाउंड इन जीन्स। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ये न्यूक्लियस में होगा, सब जानते हैं आप, और फाउंड इन जीन्स। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स में बता चुका हूं आपको कि क्या कहलाते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं। एंड एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, जो कि एक्ट करता है एज अ जेनेटिकल मटेरियल के तौर के ऊपर। ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। किससे कंपोज होता है डीएनए? न्यूक्लियोटाइड से कंपोज होता है। और ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑन द, किसके ऊपर कंसिस्ट करती है? कल भी हमने पढ़ा था, यानी कि 3 कंपोनेंट्स के ऊपर। उन 3 कंपोनेंट्स के अंदर, यानी कि 3 कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करेगी। उन 3 कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास पेंटोस शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनियस बेसिस आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर ये सारी वो बातें जो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर भी, अगर आपको याद हो, तो वो बातें हैं जो हमने, आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। क्लियर आ रही है वॉइस? यस। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं आ रही आवाज। अच्छा देखें, ये सारी वही चीजें जो हम इससे पहले चैप्टर के अंदर भी, यानी कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है,
अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैं थोड़ा सा डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता हूँ, पॉइंट की सूरत में डिस्कस करते हैं कि ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड के ऊपर क्या करता है, कंसिस्ट करता है, और विच आर क्वाइल, which are coiled together to form डबल हेलिक्स। क्या बना लेते हैं, क्वाइल होकर के डबल हेलिक्स, जो कि कैसा होता है, स्क्रू लाइक होता है। ठीक है, पहला पॉइंट, पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं तो आसानी हो जाएगी आपको याद करने पे। ठीक है, रिमूव करता हूँ और सेकंड पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, देखें सेकंड पॉइंट कि ऑन द टू साइड, दोनों साइड्स के ऊपर ऑफ हेलिक्स, sugar and phosphate group, sugar and phosphate groups are present। यानी कि हेलिक्स जो हैं दोनों ही किसके बने, शुगर और फॉस्फेट के। मैं डायग्राम में अभी समझाई देता हूं आपको। थर्ड पॉइंट देख लूं फिर डायग्राम में समझाता हूं। देखिए इन द मिडिल रीजन, मिडिल में डीएनए के मिडिल रीजन में, मिडिल रीजन ऑफ हेलिक्स नाइट्रोजनियस या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, चले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड of nucleotides are found। ठीक है, अच्छा, each part contain क्या कंटेन करेगा, प्यूरिन विथ पैरामाइडाइन, पैरामाइडाइन। ठीक है, एडेनाइन इज ऑलवेज अटैच विद, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि प्यूरिन में एडेनाइन और ग्यूनाइन होंगे। एडेनाइन इज ऑलवेज अटैच विद, किसके साथ अटैच होगा, आपके पास थायमाइन के साथ। ठीक है, एंड ग्यूनाइन जो है वो हमेशा इज ऑलवेज लिंक विद टू द साइटोसाइन। ठीक है, यानी कि एडेनाइन जो है वो थायमाइन से होगा और ग्यूनाइन जो है वो किसके साथ अटैच होगा, साइटोसिन के साथ अटैच होगा। ठीक है, अच्छा देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहां से रिमूव करता हूँ इसको। ठीक है, देखिए देखिए इस तरीके से ये है डीएनए का डबल हेलिक्स। ठीक है, ये दोनों किसके बने हुए हैं, ये स्ट्रैंड फॉस्फेट और शुगर का, ये भी किसका बना हुआ है, फॉस्फेट और शुगर का। मैंने बना के दिखाया था, मैंने कहा देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला स्ट्रैंड फॉस्फेट से स्टार्ट होगा, शुगर देखें S4 P4 फॉस्फेट, फॉस्फेट आउटसाइड है, शुगर कहाँ है, इनसाइड है। देखें इस तरीके से फॉस्फेट से शुरू हो रहा है, शुगर पे एंड हो रहा है, और आपके राइट हैंड साइड वाला स्टैंड शुगर से स्टार्ट होगा, फॉस्फेट पे एंड होगा। देखें शुगर इनसाइड, फॉस्फेट आउटसाइड, फॉस्फेट, इस तरीके से दोनों पैरेलल नहीं होते। ये वाला स्टैंड जो है लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा ऊपर होता है और ये राइट हैंड साइड वाला स्टैंड थोड़ा नीचे होता है। इनके दरमियान में क्या होती है, देखें नाइट्रोजनियस बेसिस होती है इस तरीके से, ए टी के साथ या टी ए के साथ। अगर एक स्टैंड पे सी होगा तो दूसरे पे अपोजिट पे जी होगा, अगर एक पे जी हो तो दूसरे पे क्या होता है, सी होता है। देखें दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड, ये फोर्थ न्यूक्लियोटाइड, ये फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड। तो देख लें न्यूक्लियोटाइड मिल रहे तो यहाँ क्या बन रहा है, पोली न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलता है तो ऐसे में बता चुका हूं मैं, डीएनए या फिर किसकी फॉर्मेशन होती है,
आरएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, ए हमेशा 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। दीज आर द 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉट कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि देखें ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बनते हैं कि रेप्लिकेशन के दौरान और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के दौरान जब ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए बनते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इन बॉन्ड को ब्रेक करने वाले कौन होते हैं? एंजाइम्स होते हैं आपके पास। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते, अगर ये सॉरी कोवलेंट बॉन्ड होते तो इनको एंजाइम तो नहीं ब्रेक कर सकते थे, तो एंजाइम तो बड़ी मुश्किल से इनको ब्रेक कर पाते। तो इसीलिए कुदरत ने इनके दरमियान में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड दिए ताकि रेप्लिकेशन के दौरान या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के दौरान या आसानी से टूट जाए और फिर दोबारा आसानी से बन जाए। ठीक है, और वो एंजाइम मैंने हेलिकेज और गायरीज आपको बताए थे। तो ए टी के साथ हो जाए या फिर टी ए के साथ हो जाए, बात एक ही है, या फिर जी आपके पास सी के साथ हो जाए या फिर सी जो है वो जी के साथ हो जाए, बात एक ही है। ये 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखें, अगर इनके थोड़े बहुत अगर मैं यस सर साइटोसाइन और गुआनाइन के बीच में 3 बॉन्ड क्यों होते हैं, एक बार बताइएगा, रिपीट कीजिएगा। 3 बॉन्ड्स क्यों होते हैं? ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है इनके। चले मैं बता देता हूँ आपको, देखिएगा कि हाइड्रोजन NH2, देखें यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर एडेनाइन का। ये एडेनाइन का स्ट्रक्चर है और एडेनाइन के पास कितने रिंग्स मौजूद हैं? अगर आप इधर डायग्राम में देखें तो 2 रिंग्स हैं, एक रिंग ये है और एक रिंग क्या है? ये है। डबल रिंग स्ट्रक्चर है एडेनाइन, याद रखिएगा। ठीक है, एडेनाइन के स्ट्रक्चर के बाद आगे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा रिमूव करके, ग्योनाइन का स्ट्रक्चर। यस यस, यही वजह है, मैं बता चुका हूँ। अब देखिए उसके बाद पहले स्ट्रक्चर देख लेना इनके। नाइट्रोजन आ गया, कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन H2N, नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए ये भी डबल रिंग स्ट्रक्चर, एक रिंग बन गया, अब दूसरा रिंग बन रहा है। ये बिग मॉलिक्यूल्स हैं, बिग मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन, देखिए इसमें भी डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। ये किसका है? ग्वेनाइन का स्ट्रक्चर है। तो एडेनाइन और ग्वेनाइन क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। एडेनाइन और ग्वेनाइन क्या है? याद रखिएगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब साइटोसिन और थायमाइन का भी देख लें, इधर देख लें जरा, देखें साइटोसाइन का क्या होगा।
ठीक है, देखें ये किसका स्ट्रक्चर है, साइटोसाइन का, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। जबकि अगर मैं यहाँ पर थायमाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, थायमाइन का देखिएगा ये साइटोसाइन का है, थायमाइन का देखें जी, ये दोनों क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, साइटोसाइन और थायमाइन। इसीलिए ए की बॉन्डिंग होती है टी के साथ, एडेनाइन डबल रिंग, डबल रिंग बैलेंस आ रहा है, थायमाइन देख लें यहाँ बना हुआ स्ट्रक्चर सिंगल रिंग, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और फिर आपके पास यानी कि जी की बॉन्डिंग होती है किसके साथ, सी के साथ में। ये क्या है आपके पास, ये यहाँ पर डबल रिंग है और ये यहाँ पे क्या है, सिंगल रिंग है। तो बैलेंस रखा जाता है डीएनए के अंदर ना, बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, तो अब देखें जी सी के साथ बन रहा है, तो जी और सी को अगर आप दोनों को देखें तो इनके पास कितने वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये वोलेटाइल इन नेचर होता है, इसलिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिए जाते हैं वीक, ताकि ये स्ट्रांगली अटैच हो जाए, क्योंकि वोलेटाइल इन नेचर है, ये ब्रेक होकर के क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। जबकि ए और टी वोलेटाइल इन नेचर नहीं है, इनके दरमियान में 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए इनको जोड़ने के लिए ज्यादा वीक यानी कि ज्यादा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे की तरफ, अगर इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप देख लें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ये थी आपके पास क्या, शुगर। ठीक है, शुगर के बाद यहाँ पे सपोज कर लें ये नाइट्रोजनियस बेस ए, फिर ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यहाँ पर ये नाइट्रोजनियस बेस थायमाइन, और फिर उसके बाद मैंने ये उस दौरान भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो। ठीक है, ये शुगर आ गई। ठीक है, ये शुगर है, शुगर के देखें 5 कार्बन मौजूद है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th कार्बन शुगर का मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या होगा, यहाँ पे देखें फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट के बाद दोबारा ये कहानी चलेगी ना इस तरीके से, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर देखें एडेनाइन चला, फिर देखें यहाँ पर 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, थायमाइन, इस तरीके से फिर शुगर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 होगा ये, तो ऐसे कर लें, 6 हो रहे हैं, 5 होने चाहिए, ये फॉस्फेट। तो इस तरीके से ये डीएनए का स्ट्रक्चर चलेगा आपके पास। फिर दोबारा देखें यहाँ से फॉस्फेट निकलेगा, तो ये यहाँ पे पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनियस बेस, ठीक है ना, और फॉस्फेट, ये तीनों एक क्या बना रहे हैं, ये तीनों एक न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, ये तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनका क्या है भाई। हाँ वो भी एक बात है, वो भी एक बात है, ठीक है, ये भी मैंने ही आपको बताई थी ड्यूरिंग लेक्चर के दौरान। सुनिएगा, एक वजह और भी है, एक वजह और भी है कि पैरामाइडाइन, पैरामाइडाइन और प्यूरिन, प्यूरिन इसकी 2 हैं, एडेनाइन और थायमाइन, इसकी 2 हैं, साइटोसाइन और ग्योनाइन। अब देखें साइटोसाइन, मैंने कुछ गलत कर दिया मेरे ख्याल, ये ग्योनाइन है, सॉरी, साइटोसाइन और ये थायमाइन है, मेरी मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक, कि ये जो ग्योनाइन है और ये जो साइटोसाइन है आर द बिग एब्जॉर्बर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये बिग एब्जॉर्बर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। और आप जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करती हैं, इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती हैं,
इस बॉन्ड को क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। तो इसलिए भी इनके पास कितने 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ताकि ये इतनी आसानी से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ब्रेक डाउन ना हो सके। समझ आ गया आपको बात? जी और सी मतलब गियोनाइन और साइटोसिन आर द बिग एब्जॉर्बर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो सन से आपके पास आ रही होती हैं, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट कॉज यानी कि डैमेज द डीएनए डुप्लेक्स, ये डीएनए डुप्लेक्स को मतलब डीएनए के डबल हेलिक्स को डैमेज कर देती हैं, बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को अलग कर देती हैं, जिससे डीएनए का लॉस हो जाता है। तो इसलिए भी जी और सी बिग एब्जॉर्बर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। ये एक बेसिक रीजन भी है कि इनके दरमियान में 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। समझ में आ गया आपकी कि क्यों 3 है, क्यों 2 है, और एक यानी कि प्यूरिन की एटी के साथ क्यों अटैच है, क्योंकि उसके पास डबल रिंग है, इसके पास सिंगल रिंग। फिर जीसी के साथ क्यों अटैच है, क्योंकि जी के पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है, सी के पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, बैलेंस भी बना रहा है। बताइएगा मुझे चैट में, क्लियर है बेटा जी? बता दो जल्दी से भाई। ठीक है जी, ठीक है, आगे चलते हैं आप। अच्छा जी, बस ठीक है, बता दिए किसी एक ने, काफी है। अच्छा जी, नहीं इनका डबल रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होंगे। अगर इन सब के डबल हो जाएं तो डीएनए हैवी वेट हो जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट नंबर 4, ये देखिए बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कनेक्टेड विद वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं आपको बता चुका हूं, देखिए बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कनेक्टेड विद, किसके साथ कनेक्टेड हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं ए और डी के दरमियान में, या टी और ए के दरमियान में। 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है सी और जी के दरमियान में, या जी और सी के दरमियान में। ये पॉइंट भी क्लियर है, वैसे ही आपको आ गया। नंबर 5 पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, अब सुनिएगा, 2 स्ट्रैंड में यूज करता हूं, पॉली को छोड़ें। 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर separated from each other by 20 angstrom distance। ये 2 स्टैंड आ रहे हैं ना, ये इस तरीके से। इन दोनों स्टैंड का जो डिस्टेंस है, दोनों स्टैंड के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। ठीक है, 2 स्टैंड के दरमियान का फासला, मिडिल से जो फासला होगा ना, देखिए मैं रिमूव करके यहां दिखाता हूं, सॉरी, इस तरीके से ये जो मिडिल का डिस्टेंस है, ये 20 एंगस्ट्रॉम का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वाइलिंग ऑफ डीएनए, जो डीएनए डबल हेलिक्स की क्वाइलिंग है, नंबर 6 पॉइंट, क्वाइलिंग ऑफ डीएनए इज राइट हैंडेड। डीएनए की जो क्वाइलिंग है बेसिकली राइट हैंडेड है। देखें इस तरीके से राइट से लेफ्ट पे जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, यानी कि आपके पास, आप अगर इसको डायग्राम में किसी देखेंगे जो आपके पास मौजूद है, ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ पॉइंट को, और पॉइंट को रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि डीएनए की जो बेसिकली तौर के ऊपर क्वाइलिंग है, वो क्वाइलिंग किस तरीके की है, राइट हैंडेड क्वाइलिंग है। देखें इस तरीके से, इस तरीके से ये राइट हैंडेड क्वाइलिंग है। राइट हैंडेड ये पूरा इस तरीके से टर्न होता हुआ जाता है। ठीक है ना, जैसे कि देखें इस तरीके से टर्न होता हुआ जाता है, तो ये राइट हैंडेड क्वाइलिंग कहलाता है, कि राइट हैंड साइड के ऊपर ये क्वाइल होता हुआ आता है, राइट। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि यानी कि आपके पास कौन सा पॉइंट होगा, मेरे ख्याल 7 है शायद,
ठीक है, देखें ईच न्यूक्लियर यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, कि दो न्यूक्लियोटाइड का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा। जैसे कि सपोज करें ना कि ये मैंने बनाया था फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, शुगर था, फॉस्फेट था, शुगर था, ठीक है। अच्छा इसको मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पे बन नहीं पाएगा, रिमूव करता हूँ, देखिएगा आप, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ठीक है, इस तरीके से शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, देखें पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ए था यहाँ टी था, यहाँ अगर टी था तो यहाँ ए था, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ना कि ये एक आपके पास क्या है न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और ये है आपके पास एक दूसरी न्यूक्लियोटाइड। इन दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये कितना डिस्टेंस है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का क्या होगा डिस्टेंस होगा दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में। जैसे कि यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं, रिमूव करता हूं मैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है कि 8, अच्छा देखिए, वन कंप्लीट ट्रन ऑफ डीएनए contain 10 न्यूक्लियोटाइड्स, कि डीएनए के एक कंप्लीट ट्रन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। जैसे कि ये एक कंप्लीट ट्रन है, ये क्या है कंप्लीट ट्रन, कंप्लीट ट्रन है, इस कंप्लीट ट्रन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं 10, ठीक है, आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं 10 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे। अब देखें डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइलिंग करता था, अच्छा इसको फिर मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले स्ट्रक्चर को कंप्लीट करूं बाद में डिस्कस करता हूं। देखिए फिर उसके बाद एक कंप्लीट ट्रन की लेंथ, एक कंप्लीट ट्रन की लेंथ कितनी होगी 34 एंगस्ट्रॉम होगी, 34 एंगस्ट्रॉम लेंथ ऑफ कंप्लीट ट्रन। देखें यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक, ये जो एक कंप्लीट ट्रन है इसकी लेंथ कितनी है याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। तो इसको आज रिमूव करता हूं। देखिए एक कंप्लीट ट्रन यहां आ रहा है, उस कंप्लीट ट्रन के बाद यहां पर एक छोटा सा डिस्टेंस आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम का, कितना 3.4 एंगस्ट्रॉम का एक छोटा सा यहाँ डिस्टेंस आएगा, देखेंगे ये। फिर उसके बाद एक दूसरा कंप्लीट ट्रन स्टार्ट होगा, मतलब दो कंप्लीट ट्रन के दरमियान में ये एक छोटा सा आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है और वो कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा जी, शुगर जो है, शुगर अटैच होगा विद किसके साथ, नाइट्रोजनियस बेस के साथ, किसकी मदद से, बॉन्ड की मदद से, उस बॉन्ड को नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड, किसका नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड का नाम दे देते हैं हम उसको, क्योंकि उसके अंदर शुगर किसके साथ अटैच होता है, शुगर किसके साथ अटैच होता है नाइट्रोजनियस बेस के